चलिए आज हम आप लोगों को ज्यामिति से संबंधित और जो हम समरूप त्रिभुज पढ़ रहे हैं उससे संबंधित एक और छोटा सा परिणाम आपको बताने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको पूरे समरूप त्रिभुज को पढ़ने में आपको हेल्प करेगा। जैसे आप थ्योरम की जब शुरुआत किए थे, समरूप त्रिभुज की जब शुरुआत किए थे, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों से आपको परिचय कराए और फिर उस पर आधारित भी हम जानकारी आपको दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समरूप त्रिभुज के चैप्टर को पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो आज हम एक छोटा सा परिणाम जो आप पहले पढ़े हैं, यानी कि हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, उसी का एक टुकड़ा काट करके हटा करके आज आपको फिर पढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो उस लंब का वर्ग कर्ण के, ये सामने वाली भुजा जो हम लिखे, सामने वाली भुजा, ये सामने वाली भुजा जो है, हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, इसलिए यहां हम कर्ण लिख दिए हैं। तो उस लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भागों के लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। ये सिद्धांत आपको याद रखना है। अब आप फिगर को देखिए, ये चित्र, ये रहा समकोण त्रिभुज जिसमें यह ए बी सी त्रिभुज है, बी कोण समकोण है। सिद्धांत कहता है कि समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण पर लंब डाला जाता है। तो इसका वर्ग अर्थात इस लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भागों के लंबाई के गुणनफल के बराबर, यानी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। इस चित्र के हिसाब से आप यदि पी क्यू आर लीजिएगा तो उस हिसाब से लिख दीजिएगा, डी एफ लीजिएगा तो उसी हिसाब से लिखिएगा, फिर लंब डालिएगा। तो एबीसी जनरली हम लोग मानते रहते हैं, तो हम भी मान लिए हैं। अब चलिए हल कर देते हैं। तो सबसे पहला काम वही, आप जो सिद्धांत है उसका अनुरूप चित्र बनाए हैं, और जो चित्र बनाए हैं उसी को ज्यामिति की भाषा में लिख दीजिए। तो माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री दिख रहा है, कोण बी बराबर 90 डिग्री। दूसरा काम क्या हो रहा है कि समकोण शीर्ष बी से बीडी लंब एसी पर डाला गया है। तो सिद्ध करना है कि
ये जो BD का स्क्वायर है, ये लंब का, यही ना लंब डाले हैं, तो BD का स्क्वायर AD गुना DC के बराबर में होगा, ये होगा। किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले सिर से सामने वाली भुजा यदि कर्ण पर लंब डाला जाता है तो इस लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भागों के लंबाई के गुणनफल के बराबर। अब देखिए प्रमाण दे देते हैं, और हम यहां पर कम बात लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, तो यहां लिख देते हैं हम सीधे कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते, ये आपको हम पहले पढ़ाए हैं। कहिएगा सर मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं, तो हाँ मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं, लेकिन ये दोनों त्रिभुज का रिलेशन से आज आपको हम यह प्रमाणित करेंगे। तो हम उतना ही बात लिखे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब लंब डाला जाता है तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज आपस में समरूप। तो क्या हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज क्या हो गया, BCD हो गया। और जब समरूप हो गया तो आप जानते हैं कि इसकी संगत भुजा क्या होती है, आनुपातिक होती है। तो इस त्रिभुज में यदि आप AD लीजिए, अब देखिए यदि AD को आप लंब या आधार जो भी मानना है आपको एक मानिए, तो इस त्रिभुज के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ये BD। इसी तरह से यदि आप इस त्रिभुज के लिए से पहले आप इस त्रिभुज के लिए लीजिए, तो यदि BD लेते हैं, BD मतलब फिर वही चीज, यदि एक पहली बार में आप यदि ये लंब लिए हैं तो इस त्रिभुज के लिए लंब ये लिए थे तो AD बट्टा BD ले लिए। अब इस त्रिभुज के लिए यदि इसको आधार लेते हैं तो इस त्रिभुज के लिए ये आधार हो जाएगा, तो BD बट्टा BC। इस तरह से देखिए तो आप क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC हो जाएगा। ये आपको प्रमाणित हो, एकदम सिंपल सा चीज है। इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब भी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। साथ ही साथ यह छोटी सी जानकारी आपको याद रखनी चाहिए कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भागों के लंबाई के गुणनफल के बराबर। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है और यहां से इस पर लंब डाला गया है। उसी तरह का चित्र यहां भी है, ABC त्रिभुज हो गया और ये लंब है। यदि इसकी लंबाई 2 है सेंटीमीटर, इसकी लंबाई यदि 8 सेंटीमीटर है तो कहता है BD की लंबाई कितनी होगी, इस BD की लंबाई आपको कहता है निकालनी। मान लीजिए यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ दे। अंक
कुछ भी हो सकता है, ये मेजरमेंट जो है आपको कुछ भी हो सकता है। आप जानते ही हैं प्रश्न में अलग अलग राइटर का जो किताब होता है उसमें सिर्फ अंकों का ही बदलाव करके प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया जाता है, यानी प्रश्न सिद्धांत तो वही होगा। जैसे समरूप त्रिभुज के लिए आप जितनी बार पढ़े हैं, किसी भी राइटर का किताब पढ़िए, किसी भी बोर्ड का पढ़िए, यदि समरूप त्रिभुज की पढ़ाई होती होगी तो वहां पर उतनी ही बातें होगी। अब जैसे यहाँ देखिए, चूंकि आप पढ़ चुके हैं तो यहाँ लिखते हैं, बहुत बात नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ के लिए बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी हुआ। तो ये कितना है 2, और ये कितना है 8, ये कितना है 16, यानी 16 हो गया। ये बी डी स्क्वायर और करके या करके लिख दीजिए। तो या फिर यहां पर सिर्फ बी डी जब लिखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसलिए आप इस बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर लंबाई आप कह सकते हैं, और यह आया है और 4 ही सेंटीमीटर है। फिर इसके और भी ज्यामितीय परिणाम जो भी आप खोजना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, वो आएगा। लेकिन अभी के लिए ये 4 सेंटीमीटर इसका आंसर। ऐसा हम कुछ और भी प्रश्न आपको बताएंगे। तो चलिए अब इस समरूप त्रिभुज के अंतर्गत सभी बातों को, जितने भी सिद्धांत थे उन सभी सिद्धांतों को हम अब बता चुके हैं। अब एक बार रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि कहां तक हम पहुंचते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको रिवीजन करा रहे हैं कि अभी तक आप क्या सब पढ़े, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। या फिर आपको याद रखना है, जब आप फिजिक्स को पढ़ते हैं, जब आप ज्योमेट्री का उपयोग, इन सिद्धांतों का उपयोग ज्योमेट्री को पढ़ने में करते हैं, तो आप कैसे करते हैं, इन चीजों को भी हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो एक एक करके पहले हम आपको शुरू से लेकर के चल रहे हैं। चलिए, आप समरूप त्रिभुज को अब, यदि हमारा आप पहला वीडियो से लेकर के और आज तक का, अभी तक का जो वीडियो था, वो सभी आप क्रमशः देखिए। उम्मीद है कि आपको ज्यामिति समझ में भी आएगा और जो जो चैप्टर हम पढ़ते जा रहे हैं उस पर आधारित जो एक्सरसाइज होगा वो भी आप बढ़िया से बना पाएंगे। तो समरूप त्रिभुज में जब शुरुआत किए थे तो याद होगा कि हम कहे थे कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि, पहला था संगत कोण बराबर हो, और दूसरा था कि संगत भुजा आनुपातिक हो। ये दो जो रिजल्ट है, दो जो सिद्धांत है, इसको लेकर के हम बढ़े थे। दो त्रिभुज समरूप होंगे, अर्थात हम इसको दूसरे रूपों में भी कह सकते हैं, दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात समकोणिक होंगे। और दूसरा कि संगत भुजा अनुपातिक होगी, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। इसका विलोम कर लीजिए। यदि दो त्रिभुजों के लिए संगत कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजा अनुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और इस सिद्धांत को जानने के बाद हम धीरे धीरे बढ़े थे। तो चलिए हम 1 2 करके, पहला दूसरा करके हम आपको बताते हैं। आपको हम पढ़ाए थे ए ए ए समरूपता
प्रमेय पढ़ाए थे, जिसमें यानी कि यह कौन 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 समरूपता प्रमेय पढ़ाए थे, और हम बताए थे यदि दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, ऐसा हम बताए थे। फिर हम अगला जब पढ़ाए थे तब एस 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 समरूपता प्रमेय पढ़ाए, जिसमें हम पढ़ाए कि यदि दो त्रिभुजों की या दो त्रिभुजों की संगत भुजा आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। आप लोगों को एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एस 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 समरूपता प्रमेय लिखिए, ए समरूपता प्रमेय लिखिए, यानी कि इसके सिद्धांत को लिखिए। हो सकता है पूछ दे कि इन सिद्धांत को लिख करके फिर प्रमाणित कीजिए। और तीसरा भी बताए थे एस एस समरूपता प्रमेय, ये भी आपको हम बताए थे। इसमें यदि दो त्रिभुजों में एक संगत कोण बराबर हो और ये कोण बनाने वाली जो भुजा होगी दोनों त्रिभुजों में, और कोण बनाने वाली भुजा ठीक है ना, आनुपातिक हो तो त्रिभुज अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये हम पढ़ाए थे। इसके अलावे हम आपको ए समरूपता उप प्रमेय भी आपको बताए थे। ये याद रखना है आप लोगों को कि यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हों तो वे समरूप होते हैं, अर्थात वे दोनों समरूप होंगे। ये जो सिद्धांत है जो प्रमेय और उपप्रमेय के रूप में था, यह एक पार्ट था आपका, जो थ्योरम के रूप में भी था, उपप्रमेय के रूप में भी था। इसके अलावे जब हम इसको बता दिए तब आपको हम बताए थे कि समरूप त्रिभुज होंगे, यानी कि दो त्रिभुज है जो आपस में समरूप है। इसको बढ़िया से आप देख लेंगे कैसे पूछा जाता है, इसी में कुछ खाली स्थान रहेगा उसको भरना होता, यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। जैसे यहीं पर है,
यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुज कैसे होंगे, डैश 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 यदि होगा तो उसमें आपको भरना होगा, तो आप लिखेंगे समरूप होंगे। दो त्रिभुज है उसके बारे में दे दे कि संगत भुजा अनुपातिक होगी तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, आप कहिएगा कि समरूप होंगे। कह दे कि दो त्रिभुजों के लिए कि संगत कोण बराबर होंगे तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, आप कहिएगा समरूप होंगे। यदि कोई दो त्रिभुज आपस में समरूपता का संबंध दिखाता है, समरूप है, तो क्या क्या शर्त होगा, तो समरूप होगा। तो दो तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि संगत कोण बराबर ही होंगे और संगत भुजा अनुपातिक होगी। और साथ ही साथ तीसरा भी आप कह सकते हैं कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो जाए और उस कोण को बनाने वाली भुजा अनुपातिक हो जाए तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये सभी सिद्धांत को टुकड़ों में बांट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन के रूप में होगा तो आपको प्रूफ करने के लिए पूछेगा, आप उसको प्रमाणित कीजिएगा, जिसको कि हम बता चुके हैं। चलिए अब हम इसके दूसरे भागों पर चलते हैं। अब हम आते हैं, बात करते हैं क्षेत्रफल के संबंध। इसके लिए भी आपको हम कुछ प्रमाणित करके बताए हैं, जो थ्योरम के रूप में, उपप्रमेय के रूप में। कहने का अर्थ है कि समरूप त्रिभुज के महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम में ये सब भी आता है, इसकी चर्चा हम यहां करते हैं। तो लिख देते हैं, हम शॉर्ट में लिखते हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या सब होगा, इसके लिए हम बता रहे हैं और हम अलग अलग आपको प्रमाणित किए हैं। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पहला क्या होगा कि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। चित्र भी बना देते हैं पहला, जैसे हम छोटा चित्र बना रहे हैं। ये त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है। ये त्रिभुज है जो मान लीजिए कि डी ई एफ त्रिभुज। तो कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल AB का स्क्वायर बटा DE स्क्वायर, BC का स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बाय DF का स्क्वायर। ये होगा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में होता है। यहां आप देखें। फिर बी में दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं कि संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि यहां से पहले हम फिर यहां बना दे रहे हैं, पहले चित्र बना दे रहे हैं। ये रहा एबीसी त्रिभुज, ये रहा DEF त्रिभुज, है ना, और दोनों समरूप है। और ये देखिए ये लंब है और यहां पर हम ये लंब डाल दिए, अर्थात यहां पर AP लंब दिख रहा होगा और यहां पर DQ लंब दिख रहा होगा, ठीक है ना, और दोनों समरूप है। तब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AP स्क्वायर बाय DQ स्क्वायर। हम ये भी बताएं कि जिस स्टूडेंट को, जिस विद्यार्थी को
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ लिखने में थोड़ी असमर्थता हो तो आप लिख सकते हैं भाषा में कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, आपको हम बताए थे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और आप जानते ही हैं कि माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। चलिए हम ये बना लिए एबीसी, और ये छोटा सा त्रिभुज इधर हम बना लिए डीईएफ। ये रहा माध्यिका, और आपको दिख रहा होगा कि ये सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर रही है, यानी बीपी बराबर पीसी है। इसी तरह से यहां भी हम एक माध्यिका ले लिए तो EQ बराबर QF दिख रहा है। तो यहां के लिए आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AP स्क्वायर बाई DQ स्क्वायर। यानी कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इससे पहले सिखाए हैं कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इससे पहले सिखाए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और एक लास्ट इसी में सिखाए थे कि संगत कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अर्थात हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि ये त्रिभुज यदि ABC है और ये त्रिभुज DEF है, तो कोण समद्विभाजक का, मान लीजिए इस कोण का समद्विभाजक रेखा, ये चिन्ह बना दे रहे हैं AP है, और इस कोण का समद्विभाजक रेखा ये DQ है। समद्विभाजक का भी चिन्ह हम लगाए हैं, ध्यान दीजिएगा, कोण समद्विभाजक। इस ए कोण का समद्विभाजक AP रेखा और D कोण का DQ रेखा है। तब के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो DEF है, इज इक्वल टू AP का स्क्वायर बाई DQ का स्क्वायर। बहुत ही उपयोगी है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अब आप कह सकते हैं तो बारी बारी से इसका उपयोग होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाने में, बड़े क्वेश्चनों को भी बनाने में। ये चार जो मुख्य परिणाम आप देख रहे हैं, बार बार आप पढ़िए, उसको रिवीजन कर लीजिए। बार बार जब पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा, ये बहुत ही मुख्य ज्यामितीय परिणाम है जिसको आप उपप्रमेय भी कह सकते हैं, है ना। जैसे अब ये देख लीजिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर में होता है। और उसके ऊपर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में होता है। तो कहां हम ए समरूपता प्रमेय देखे, एस समरूपता प्रमेय देखे, एस समरूपता प्रमेय देखे, ए समरूपता उप प्रमेय को देखे। यानी ये शॉर्ट में था, ए मतलब एंगल, एस मतलब का अर्थ हो गया भुजा, साइड मीन्स भुजा। अब जब हम इन चीजों को जान जाते हैं
तो देखिए, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप के लिए भी आपको हम बता देते हैं कि क्या होगा संबंध, इसको भी आप जान लीजिए। और हम प्रमाणित भी करके दिखाए थे आप लोगों को। यह भी वो प्रमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यामितीय परिणाम है। और वो क्या है, यहां देखिए कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। हम बताए थे आपको प्रमाणित करके, वैसे हम फिर लिख दे रहे हैं। जब हम प्रमाणित किए थे तो ए बी सी लिखे थे और दूसरा त्रिभुज हम ए डैश बी डैश सी डैश लिखे थे, याद होगा। तो हम जो भी लिखे, अभी हम चूंकि डी एफ लिखने जा रहे हैं या लिख रहे हैं अभी, तो हम डी एफ लिख दे रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, बात वही है, ठीक है ना। दोनों लेकिन समरूप है, पहले ही कह दिया गया कि दो त्रिभुज है, ये समरूप है। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप आप बट्टा त्रिभुज, यदि हम डी एफ का परिमाप का रेशियो देखेंगे तो वह संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होगा। यानी कि अर्थात ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ, यही रेशियो के बराबर है। ये सभी जितना भी परिणाम आज आपको रिवीजन करा रहे हैं, आप यहां देखें कि इन सभी परिणामों के आधार पर जब आप एक्सरसाइज को बनाना चाहेंगे तो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो मल्टीपल चॉइस वाला हो या फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो, वो आप बना लेंगे, क्योंकि आपको इतनी समझ यदि हो चुकी है तो। और अभी हम एक प्रमाणित किए हैं तो उसको भी हम लिख ही दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज के लिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, ये वाला। चलिए, ये भी आपका रिवीजन में शामिल हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब लंब डाला जाता है, यहां लिख दे रहे हैं। अब ये जो भी परिणाम हो, जो भी क्रम संख्या के आधार पर हो, आप देख लीजिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो क्या सब होता है। तो इसमें पहला चीज, यानी कि पहली बात, जो पहला रिजल्ट था जो हम पहले बताए थे, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। तो हम एक ही बार में लिख देते हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में और मूल त्रिभुज के समरूप होंगे।
अर्थात ये जो त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप हो गया त्रिभुज बी सी डी का, और फिर समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी जो मूल त्रिभुज है उसका भी ये समरूप हो गया। और दूसरा जो आज आपको हम बताए हैं कि किसी त्रिभुज के यानी किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले सिर से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है, तो लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भागों के लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। जो आज हम आपको प्रमाण, अर्थात यदि हम अभी जो चित्र बनाए हैं ये वाला इसके हिसाब से लिखेंगे, अभी भी आपको प्रमाणित किया जस्ट अभी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ये प्रमाणित किए। इस पर भी आधारित एक प्रश्न भी हम दिए थे कुछ देर पहले, इसको 2 लिए थे, इसको 8 लिए थे, तो कहे थे इसका लंबाई क्या होगा, ठीक है ना। तो आप अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाइए, और जब आप आगे बढ़ाएंगे तो काफी हेल्प मिलेगा। अब देखिए एक त्रिभुज के लिए जब आप मेंसुरेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आप फॉर्मूला का उपयोग करते थे। वहां भुजाओं के साथ संबंध कुछ इस रूप में नहीं पढ़ते थे आप, जैसे समरूपता पहले 9वीं क्लास में पढ़े, सर्वांग क्षमता। तो देखिए ये जो ज्यामिति है ना बहुत ही रोचक चीज है। ये सब्जेक्ट जो है मैथ का, ये पार्ट जो है ये अपने आप में मैथ है, गणित का एक भाग क्या कहिएगा, अपने आप में यह एक गणित है ज्यामिति, जो ऐसी ऐसी जानकारियां आपको देती है जो आपके ज्ञान में काफी वृद्धि करती है, और दूसरे के साथ भी, यानी कि उसका उपयोग जब दूसरी जगह आप करते हैं तो उसको भी समझने में आपको काफी मदद करती है। तो ऐसा करते हैं कि आज हम सभी सिद्धांतों को बताए हैं, और आप क्या कीजिए कि इसमें या इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव खुद क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। कब समरूप होगा ये जानिए, समरूप होगा तो भुजा और कोण के साथ क्या संबंध होगा, यदि समरूप है तो क्षेत्रफल के साथ भुजाओं का, शीर्ष लंबों का, कोण समद्विभाजकों का, इन सभी का क्या संबंध होगा, ये आपको याद रखना। तो जब आप इन सभी चीजों को आप बढ़िया से देख लेंगे तो हम अगले वीडियो में, चूंकि वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे आपको, जिसमें हम कुछ आकृति देंगे, उस जिसमें लंबाई लिखा हुआ रहेगा, इसमें भी कुछ लंबाई लिखा हुआ रहेगा, भुजाओं की लंबाई लिखा रहेगा। तो आप देखिएगा कि यदि भुजा अनुपातिक है तब समरूप आप अपने आप कह दीजिएगा, यदि नहीं होगा भुजा अनुपातिक तो आप कहिएगा ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा। इस त्रिभुज का कुछ कोण दे दिया जाएगा, इस त्रिभुज का कुछ कोण दे दिया जाएगा, और आप निष्कर्ष पर पहुंचिएगा तब जब इसके तीनों कोणों का या इसके कम से कम 2 कोण का, इसके 2 संगत कोणों के साथ यदि बराबर का संबंध है, समानता का संबंध है, तब आप कह दीजिएगा कि समरूप है, और नहीं होगा तो आप कहिएगा समरूप नहीं। तो ठीक है, हम अगले क्लास में इस पर आधारित ही प्रश्नों को, जो चित्र वाला प्रश्न है, चित्रात्मक प्रश्न है, उसको आपको समझाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे।